तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है, इसमें वैद्युत विभव का मात्रक है। यहाँ पर आपको वैद्युत विभव का मात्रक बताना है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए। वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W अपान Q। ये जो है वैद्युत विभव का सूत्र होता है। अब अगर आपको सूत्र पता है तो ध्यान दीजिए, यहां पर दिया गया है W। W का मतलब होता है कार्य। यहां पर दिया गया है Q। Q का मतलब होता है आवेश। तो इसका मतलब विभव किसके बराबर है, कार्य बटे आवेश के बराबर है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये बन जाएगा जूल प्रति कूलाम। इस प्रकार से अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें कहीं पर आपको जूल प्रति कूलाम दिया गया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प यहां पर दिया गया आपको जूल प्रति कूलाम, तो ये यहां पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सवेल की वैद्युत चुंबकत्व की समीकरणों की संख्या है, यानी कि जो मैक्सवेल हैं इनकी जो है वैद्युत चुंबकत्व से संबंधित कितनी समीकरण हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग समीकरणों की बात करें तो सबसे पहला समीकरण ध्यान दीजिए, यहाँ पर है सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सदिश भी मिलेगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा समीकरण होता है सरफेस इंटीग्रेशन बी डी ए बराबर होता है 0। इसके अलावा अगर हम लोग तीसरे समीकरण की बात करें तो तीसरा समीकरण होता है E बराबर माइनस डी फाइव बी बटे डी टी। और अगर हम लोग चौथे समीकरण की बात करें तो चौथा समीकरण होता है सदिश B डॉट डी एल बराबर होता है म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ये जो है यहाँ पर मैक्सवेल की 4 समीकरणें होती हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है समीकरणों की संख्या, तो कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो याद रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल, यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल, इतना होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय नहीं है। यहाँ पर दिया गया ध्यान दीजिए गामा किरणें, इसके अलावा दिया गया है एक्स किरणें, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है अवरक्त किरणें और बीटा किरणें। तो याद रखिएगा यहाँ पर गामा किरणें जो है ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, एक्स किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इसके अलावा अवरक्त किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। और यहाँ पर पूछा गया है विद्युत चुंबकीय, यहाँ पर याद रखिएगा तरंगे नहीं हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है इनमें से कौन सी नहीं है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो याद रखिएगा इसमें जो ये दिया गया है विकल्प नंबर डी, यानी कि ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर दिया गया है स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, इसके अलावा त्वरित आवेश द्वारा, और फिर यहाँ पर दिया गया है आवेशहीन कण द्वारा। और यहाँ पर बात हुई है विद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है इनका उत्सर्जन गतिमान आवेश के कारण, यानी कि आप बोल सकते हैं त्वरित आवेश के कारण होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि इन तरंगों का उत्सर्जन जो होता है वो त्वरित आवेश के कारण होता है। यानी कि आप बता सकते हैं कि गतिशील अवस्था में वैद्युत क्षेत्र के साथ जो है चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी, त्वरित आवेश द्वारा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन है कि वैद्युत धारिता का
मात्रक है, आपको बताना है वैद्युत धारिता का मात्रक। तो अगर हम लोग धारिता के मात्रक की बात करें, धारिता का मात्रक, तो धारिता का एक मात्रक होता है फैरड, धारिता का मात्रक होता है फैरड। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए आपको विकल्प में कहीं पर भी फैरड नहीं दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए धारिता का सूत्र आपको पता होना चाहिए। सूत्र होता है C बराबर Q अपान V, इतना होता है। Q यहां पर आवेश होता है, ये यहां पर जो है आवेश है। अगर यहां पर हम लोग V यानी कि विभव की बात करें तो ये आपका है यहां पर विभवांतर या फिर बोल सकते हैं विभव। तो अगर इसके अनुसार हम लोग यहां पर C का मात्रक ज्ञात करते हैं यानी कि धारिता का मात्रक ज्ञात करते हैं, तो ये है आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इतना हो जाएगा। विभव का मात्रक होता है ओल्ट, तो बट्टे में लग जाएगा ओल्ट, यानी कि ये आएगा कूलाम प्रति ओल्ट। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कूलाम प्रति ओल्ट यानी कि इसका विकल्प नंबर बी ये जो है यहां पर सही हो जाएगा, कूलाम प्रति ओल्ट। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोलीय चालक मानने पर इसकी वैद्युत धारिता होगी। यानी कि यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी है अगर इसको हम लोग 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोलीय चालक मान लें तो उस समय यहां पर इसकी वैद्युत धारिता क्या होगी। तो यहां पर ध्यान दीजिए ये आपको त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं यहां पर ए से या फिर आप आर से भी मान सकते हैं। ये दिया गया है आपको 6400 किलोमीटर, इतना आपको दिया गया है। आप इससे ऐसा लिख सकते हैं ए बराबर 6400 किलोमीटर को आपको मीटर में बदलने के लिए गुणा करना होगा 10 की घात 3 से, तो ये बदल जाएगा मीटर में, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है। तो अब ध्यान दीजिए जब आप यहाँ पर इस फार्मूले में मान रखेंगे तो C बराबर, इसका मान आपको पता होना चाहिए, इसका मान होता है 1/9 गुणे 10 की घात 9, फिर गुणे यहाँ पर दिया गया है A, इसका मान आपको ये दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा 6400 गुणे 10 की घात 3, इतना। तो ये आएगा फिर C बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 6400 गुणे 10 की घात, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है 3 और बट्टे में दिया गया है 10 की घात 9। अगर इस बट्टे वाले 10 की घात 9 को हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो इसकी घात हो जाएगी माइनस, और 10 की घात -9 से ये वाला 3 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 10 की घात -6, इतना आएगा। इसके अलावा बट्टे में यहाँ पर दिया गया है 9, तो ये आ जाएगा C बराबर, ध्यान दीजिए 9 से इसको आप भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 शते 63, यहाँ पर बचेगा 1, इसके बाद ये 0 दिया गया तो 10 हो जाएगा यानी कि 9 एकम 9, फिर यहाँ पर 1 बचेगा तो फिर ये 10 हो जाएगा यानी कि 9 एकम 9, इतना आया, लगभग इतना आएगा। इसके अलावा गुणे 10 की घात -6, आप धारिता ज्ञात कर रहे थे, इसका मात्रक होता है फैरड, तो ये आ जाएगा फिर C बराबर 711, 10 की घात -6 को हम लोग लिखते हैं माइक्रो और ये हो जाएगा फैरड, यानी कि 711 माइक्रो फैरड। इसका मतलब यहाँ पर इसका विकल्प नंबर C जो है सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक धातु के गोले की धारिता, यहाँ पर आपको धातु के गोले की धारिता दी गई है 1 माइक्रो फैरड और फिर यहाँ पर लिखा है उसकी त्रिज्या लगभग होगी। यहाँ पर आपको त्रिज्या बतानी है, सेम इसके पहले वाला जैसे क्वेश्चन था उसी प्रकार से चालू किया जाएगा। अब की बार आपको धारिता दी गई है यानी कि C का मान आपको दिया गया है यहाँ पर 1 माइक्रो फैरड, ये आपको दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइक्रो को बदलने के लिए 10 की घात -6 से गुणा कर दीजिए, ये हो गई धारिता। अब ध्यान दीजिए फार्मूला आपको बताया गया है C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ए का मतलब यहाँ पर त्रिज्या, आप बता सकते हैं कि जहाँ ए त्रिज्या है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर C, इसका आप मान रख दीजिए 1 गुणे 10 की घात -6, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है 1/9 गुणे 10 की घात 9 इंटू में हो जाएगा A,
तो जब आप यहाँ से a का मान ज्ञात करेंगे तो ये इधर गुणे में आएगा, यानी कि यहाँ पर दिया गया है 1 गुणे 10 की घात -6, ये गुणे में आ जाएगा तो 9 गुणे 10 की घात 9। इससे आप लिख सकते हैं a बराबर 9 गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए 9 से 6 घटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात कर रहे थे इसलिए मीटर। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं a बराबर 9 10 की घात 3 मीटर को बदल दीजिए किलोमीटर में। इस प्रकार से 10 की घात 3 मीटर को बदल देंगे आप किलोमीटर में, तो त्रिज्या आ जाएगी 9 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसका मात्रक है, यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी कि ऊर्जा की इकाई जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। इसके अलावा ऊर्जा की इकाई जूल होती है, ये भी आपको बताया गया है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम, यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया गया है 6 वोल्ट मीटर इनवर्स है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, तो वैद्युत क्षेत्र के आयाम को लिखते हैं E0 से। इसका मान आपको दिया गया है 6 वोल्ट मीटर इनवर्स, और आपको चुंबकीय क्षेत्र का आयाम जो है ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है C बराबर E0 बटे B0। अगर आपको B0 का मान ज्ञात करना है तो ये इधर गुणे में आएगा और C इसके बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा E0 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर C। तो E0 का मान तो आपको दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा 6 बटे C। C यहाँ पर प्रकाश की चाल होती है और इसका मान आपको याद होना चाहिए 3 गुणे 10 की घात 8, ये होती है प्रकाश की चाल। तो अब ध्यान दीजिए जब आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ये आएगा 2 गुणे ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात हो जाएगा -8, इतना आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात -8 आपको दिया गया, मात्रक भी आप लिख सकते हैं टेस्ला। तो यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात -8 यानी कि विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है μ0 ε0 का मान है। इसका आपको मान बताना है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसके लिए ध्यान दीजिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला होता है C बराबर 1 बटे √μ0 ε0, ये होता है फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए इसका आप करेंगे वर्ग करने पर, तो जब आप इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा C² बराबर में 1 का वर्ग 1 ही आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा, ये आ जाएगा μ0 ε0, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो ये संख्या आप इधर ले आइए और ये इधर इसके बटे में आ जाएगी इस प्रकार से। तो जब इसका आप मान ज्ञात करेंगे तो μ0 ε0 बराबर यहाँ पर दिया गया है 1, इसके बटे में आ जाएगा ये C²। C यहाँ पर प्रकाश की चाल है, इसका मान अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 बटे में आप इसका मान रख देंगे 3 गुणे 10 की घात 8। इस प्रकार से आपको मान रखना है 3 गुणे 10 की घात 8, इतना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए स्क्वायर है तो यहाँ पर आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब आप चेक करिए ये आपको कहीं पर दिया गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया गया है 1 बटे 3 गुणे 10 की घात 8 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर B ये जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है ये अनुप्रस्थ होती हैं। तो यहाँ पर आप चेक करिए, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन ही दिया गया है अनुप्रस्थ। तो याद रखेंगे यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है, यानी कि ये जो है अनुप्रस्थ तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और संहति का अनुपात है। आवेश आप लोग जानते हैं, संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, इसका मतलब होता है द्रव्यमान, यानी कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात बताना है।
तो ध्यान दीजिए जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। कहीं कहीं पर ये मान आपको ऐसा भी मिल जाएगा, यानी कि 9.0 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है इतना होता है, लेकिन जब शुद्ध करके लिख दिया जाता है तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि इस संख्या को आप इससे भाग कर दीजिए तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो आपको ये मिल जाएगा, यानी कि 1.77 गुणे 10 की घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर इसका पहला विकल्प जो है सही होगा। भाग करके आप लोग जरूर चेक करिएगा, ये ई दिया गया आवेश और ये दिया गया द्रव्यमान, तो आवेश को आप द्रव्यमान से भाग करके चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका सही आंसर जो है मिल जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर बल आघूर्ण है। तो बल आघूर्ण के लिए सूत्र होता है ध्यान दीजिए टाउ बराबर पी क्रॉस ई, ये यूज किया जाता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। यहाँ पर दिया गया है गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्फा कण, इसके अलावा न्यूट्रॉन। तो वैद्युत क्षेत्र जो है ये अल्फा कण को विक्षेपित कर सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र जो है ये अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है विद्युतशीलता का मात्रक है। आपको विद्युतशीलता का मात्रक बताना है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 बटे R²। ये फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम का। यहाँ पर ये जो दिया गया है एप्सिलॉन0, इसे ही हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता। ये यहाँ पर होती है विद्युतशीलता। अब आपको इसका मात्रक अगर ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिए इससे आप इधर ले आइए F की जगह पर, यहाँ पर आ गया। इसके अलावा 1 बटे यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई, इसकी जगह पर आ जाएगा F, ये वाला F यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा Q1 Q2 बटे में हो जाएगा R²। अब आपको इसका मात्रक ज्ञात करना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे मात्रक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको मात्रक ज्ञात करना है एप्सिलॉन0 का। तो यहाँ पर दिया गया है Q1 Q2, Q यहाँ पर आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ पर आप लिखिए कूलाम, इसका भी मात्रक कूलाम होगा, तो ये बन जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर। बट्टे में आ जाइए 4 पाई, ये एक नियतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बल दिया गया है, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। इसके अलावा दूरी या त्रिज्या बोल सकते हैं, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बन गया है आपका कूलाम स्क्वायर। इसके अलावा प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप चेक करिए विकल्प में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको दिया गया है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका विकल्प नंबर ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसका वैद्युत चालकत्व है। वैद्युत चालकत्व को हम लोग लिखते हैं G से, वैद्युत चालकत्व को लिखा जाता है कैपिटल G से। फॉर्मूला होता है कैपिटल G बराबर 1/R, ये फॉर्मूला होता है। ये यहाँ पर जो है आपका वैद्युत चालकत्व होता है। तो अब ध्यान दीजिए G बराबर 1/R आपका प्रतिरोध, इसका मान दिया गया है 500। तो कैपिटल G बराबर, अब ध्यान दीजिए इससे आप भाग करेंगे इसको एक को, तो किस प्रकार से भाग करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर आप दशमलव लगाइए, जब दशमलव लगाएंगे तो 1 0 केवल बढ़ेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जब 1 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी कि अब ये हो जाएगा 100। फिर यहाँ पर 1 0 आपको बढ़ा देना है तो अब ये हो जाएगा सीधे 1000। अब 2 से भाग कर दीजिए तो ये यहाँ पर आएगा 002। इसके अलावा ओम इनवर्स, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर इसका पहला विकल्प जो दिया गया है 002 ओम इनवर्स, ये सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है अनुगमन वेग Vd की वैद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला ये होता है म्यू बराबर Vd बटे E, ये फॉर्मूला होता है। म्यू यहाँ पर जो है गतिशीलता होती है। इसके अनुसार ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप अगर Vd का मान ज्ञात करें तो ये इधर गुणे में आएगा, यानी कि म्यू गुणे E, इस प्रकार से। तो इसके अनुसार आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अनुगमन वेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है, तीव्रता पर निर्भर कर रहा है, यानी कि E पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ध्यान दीजिए बी, Vd प्रोपोर्शनल टू E, ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो याद रखिएगा कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, यहां पर आप लिख सकते हैं किरचॉफ के नियम। तो इनका जो प्रथम नियम है ये आधारित है आवेश संरक्षण पर। प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण पर, और इसके अलावा इनका जो द्वितीय नियम है वो आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। प्रथम नियम जो है यहाँ पर ये आधारित है आवेश संरक्षण पर, और द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर। तो यहाँ पर बात हुई है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। अब यहाँ पर भी समझना है, प्रथम नियम जिसे हम लोग धारा नियम के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर बात हुई है धारा की। इसके अलावा इसमें बात हुई है वोल्टेज, यानी कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल की। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज नियम की बात होगी तो इसका मतलब दूसरे नियम की बात हो रही है, और ये किस पर आधारित है, यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण पर। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी ऊर्जा, ये जो है यहाँ पर सही होगा। याद रखिएगा, प्रथम नियम आवेश पर और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर। अगर धारा की बात होगी तो अपन हम लोग प्रथम नियम यूज करेंगे, अगर वोल्टेज की बात होगी तो द्वितीय नियम, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है सिग्मा आई आर बराबर होता है सिग्मा ई। यहाँ पर ई विद्युत वाहक बल होता है आपका, यानी कि वोल्टेज होता है। इसलिए यहाँ पर अगर वोल्टेज की बात होगी तो इसका मतलब द्वितीय नियम की बात हो रही है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 100 वाट और 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति होगी। यहाँ पर आपको बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात हुई है 100 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब की। 100 वाट यानी कि आपको पावर दिया गया है P बराबर 100 वाट। इसके अलावा 220 वोल्ट, ये आपको वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करिए R बराबर V² बाई P का। तो ये हो जाएगा R बराबर V का आप मान रखिए, यहाँ पर दिया गया है 220 स्क्वायर हो जाएगा, P का मान रखेंगे ये हो जाएगा 100। इससे आप ऐसा लिख दीजिए 220 गुणे 220 बटे में आ जाएगा 100। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। अब इसका आपको गुणा करना है, तो R बराबर ध्यान दीजिए 22 दूना 44, क्या आ जाएंगे 4। फिर इसके बाद 22 दूना 44, 44 और 4 मिल के हो जाएंगे 48, यानी कि 484 ओम। ये मान आपको मिल गया है R का। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको R मिल गया है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है शक्ति। अब आपको शक्ति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है P बराबर V² बाई R का। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जिस सप्लाई से जुड़ा है ये मान आपका यहाँ पर दोबारा में यूज होगा V का, यानी कि आप यहाँ पर V की जगह पे लिखेंगे 110 का होल स्क्वायर बट्टे में R का मान आपने ज्ञात किया है 484। अब यहाँ पर इसका वर्ग करके इससे भाग कर देंगे तो लगभग 25 वाट के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक करिए, इसका जो आपको विकल्प नंबर C दिया गया है यानी कि 25 वाट, ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए
अगला क्वेश्चन यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। आपको वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज्ञात कैसे करेंगे, इसके लिए ध्यान दीजिए, फॉर्मूला ध्यान दीजिए। वैद्युत फ्लक्स का होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको यहाँ पर इसका मात्रक ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको ई का मात्रक पता होना चाहिए। ई का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर, आप इस प्रकार से लिख दीजिए। इसके अलावा ए यानी कि क्षेत्रफल, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा वोल्ट मीटर। इस प्रकार से ये ज्ञात हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए आप यहाँ पर जो आपने ये मान रखा है तीव्रता की जगह पर, ये वाला, इसकी जगह पर आप इसका दूसरा मात्रक भी लिख सकते थे। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं फाई ई का मात्रक, इसका दूसरा मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ये होता है न्यूटन प्रति कूलाम। और इसके अलावा यहाँ पर था मीटर स्क्वायर, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम। तो ये भी यहाँ पर जो है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। याद रखिएगा, आप अगर इसके अनुसार ज्ञात करेंगे वोल्ट मीटर के अनुसार तो इतना आएगा। अगर आप यहाँ पर ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम रख देते हैं तो उसके अनुसार ये मात्रक आ जाएगा। अब यहाँ पर आप चेक करिए इसमें से कौन सा आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है वोल्ट मीटर, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वाला मात्रक आपको दिया गया है तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपको ये वाला दिया गया होता तो इसके अनुसार आप यहाँ पर टिक कर देते। तो आपको यहाँ पर दोनों तरीके जो है पता होने चाहिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तुल्य है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता क्या है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो है चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक होता है। ये यहाँ पर जो दिया गया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग प्रदर्शित करते हैं बी से। तो ये यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। और इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है टेस्ला। इसका मतलब यहाँ पर ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, टेस्ला के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। यहाँ पर लिखा है केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। आपको इसके पहले क्वेश्चन में भी बताया गया था कि गतिशील आवेश जो है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी सही होगा, यानी कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रकार के क्षेत्रों को जो है गतिशील आवेश उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई है आवेशित कण की। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, इस प्रकार से ये दिया गया है और चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत गति कर रहा है। तो जब भी चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत गति करेगा तो उस स्थिति में कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो जब लंबवत गति करेगा तो उसका पथ जो होगा वो हमेशा वृत्ताकार होगा। लंबवत गति करने पर उसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है लंबवत गति करने पर। और इसके अलावा इस स्थिति में इसकी जो चाल होती है वो नियत रहती है। चाल क्या होगी, वो नियत होगी। तो यहाँ पर पूछा गया था आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब कण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा दिया गया है त्वरण नियत रहता है, वेग नियत रहता है, फिर है कण की चाल नियत रहती है। सही होगा विकल्प नंबर डी। अभी आपको बताया गया कि इसकी चाल जो होती है वो नियत रहती है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन लिखा है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन जो है क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। इसके लिए ध्यान दीजिए, अभी आपको पहले बताया गया था जब भी आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर एक आवेशित कण है, तो जब ये प्रवेश करेगा तो इसका पथ कैसा हो जाएगा,
वृत्ताकार हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है। तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी ये जो है सही हो जाएगा। ध्रुवों पर जो है नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण कहते हैं। तो याद रखिएगा चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी दिक्पात कोण ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्थान पर नति कोण जो है 30 डिग्री है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक h है तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो नति कोण यानी कि थीटा का मान आपको दिया गया है 30 डिग्री, 36 घटक दिया गया, इसे लिखते हैं h से, ये होता है b cos थीटा, ये होता है 36 घटक। अगर यहाँ से आप b का मान ज्ञात करें तो ये हो जाएगा h बट्टे cos थीटा, ये इसके बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा h बट्टे में हो जाएगा cos थीटा का मान रख दीजिए 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा फिर b बराबर h बट्टे cos 30 का मान होता है √3/2, 2 पलट के ऊपर जाएगा तो b बराबर ये हो जाएगा 2h बट्टे में आ जाएगा √3 इतना। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2h/√3 यानी कि विकल्प नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक जो है वो बराबर हैं, उस स्थान पर नति कोण का मान है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ऊर्ध्व घटक यानी कि BV, क्षैतिज घटक यानी कि BH, ये दोनों जो है बराबर हैं ये बताया जा रहा है। तो फार्मूला होता है tan थीटा बराबर BV बटे BH, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, ये दोनों बराबर हैं यानी कि आप लिख सकते हैं BV बटे BV, ये जो है इसके बराबर है इसलिए BH की जगह पे आप ये वाला मान रख सकते हैं। ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 मान होता है tan 45 डिग्री का, तो यहाँ पर भी tan है यहाँ पर भी tan है, इसका मतलब थीटा बराबर आ जाएगा फिर 45 डिग्री। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लोहे की चुंबकशीलता की कोटि होती है। तो लोहे की चुंबकशीलता की कोटि 10 की घात 4 होती है, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है परमाणुवीय नियान का चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो परमाणुवीय नियान का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है ये 0 होता है, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है वैद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ होना चाहिए उच्च धारणशीलता तथा उच्च निग्राहिता का होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर ए सही होगा, यानी कि धारणशीलता भी उच्च होनी चाहिए और निग्राहिता भी उच्च होनी चाहिए। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है स्थायी चुंबक पदार्थ के गुण हैं, यानी कि स्थायी चुंबक की पदार्थ के गुण कौन से हैं। तो वही गुण है यहाँ पर भी ध्यान दीजिए उच्च धारणशीलता और उच्च निग्राहिता, ये जो है स्थायी चुंबकीय पदार्थ के गुण होते हैं, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर भी सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है लोहा क्यूरी-वीस नियम का पालन करता है। ये जो है क्यूरी ताप से ऊपर, याद रखिएगा क्यूरी ताप से ऊपर जो है पालन करता है। यहाँ पर लिखा है लोहा जो है क्यूरी-वीस नियम का पालन करता है, तो ये जो है क्यूरी ताप से ऊपर जो है इस नियम का पालन करता है। इसके बाद ध्यान दीजिए शैथिल लूप का क्षेत्रफल व्यक्त करता है। यहाँ पर लिखा है पदार्थ की चुंबकीय ऊर्जा, पदार्थ की ऊर्जा की हानि प्रति चक्र एकांक आयतन की ऊर्जा हानि, यानी कि यहाँ पर इसका ये विकल्प नंबर सी सही होगा। याद रखिएगा शैथिल लूप का क्षेत्रफल जो है वो प्रति चक्र एकांक आयतन की ऊर्जा हानि को व्यक्त करता है, यानी कि प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगला है 10 ओम प्रतिरोध और 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की है, एक बैटरी से जुड़ी है, कुंडली में संचित ऊर्जा है। तो यहाँ पर 10 ओम प्रतिरोध
आर का मान आपको दिया गया है 10 ओम। 10 हेनरी प्रेरकत्व आपको दिया गया है 10 हेनरी। 50 वोल्ट V बराबर दिया गया है 50 वोल्ट। और आपको यहाँ पर संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप ज्ञात करिए धारा, यानी कि I का मान ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे V बटे R। तो V का मान दिया गया है 50 बट्टे में R का मान हो जाएगा 10, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, इतना आया। ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर हाफ LI²। तो 1/2, L का मान आपको दिया गया है 10, I का मान ज्ञात किया गया है, तो ये हो जाएगा 25। इस प्रकार से इतना हुआ। यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 25 पंचे 125 जूल, यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि फैराडे का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो फैराडे का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। फैराडे का नियम जो है यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। तो इसका पता जो है लेंज के नियम से चलता है, यानी कि यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। यहाँ पर है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, इसका पता जो है ये आप लेंज के नियम से लगा सकते हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है प्रेरकत्व का मात्रक है। यहाँ पर आपको प्रेरकत्व का मात्रक बताना है। इसके लिए ध्यान दीजिए, सूत्र होता है L बराबर, सूत्र होता है E बट्टे में होता है DI बट्टे DT, इतना, यानी कि L बराबर E का मात्रक अगर हम लोग ज्ञात करें, या फिर ध्यान दीजिए पहले E बट्टे में आएगा DI, ये पलट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा DT। तो L का मात्रक, अगर आपको इसका मात्रक ज्ञात करना है, ये विद्युत वाहक बल है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, गुणे समय का मात्रक होता है सेकेंड, DI धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर बराबर होता है ओम के, और इसके अलावा सेकेंड। तो यहाँ पर जो है इसका मात्रक हो जाएगा ओम सेकेंड, यानी कि विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। हेनरी प्रति मीटर जो है चुंबकशीलता का मात्रक होता है, ये आप लोग याद रखिएगा कि हेनरी प्रति मीटर जो है ये चुंबकशीलता का मात्रक होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। तो ध्यान दीजिए, अभी आपको स्वप्रेरकत्व का मात्रक बताया गया था, यानी कि L का मात्रक आपको बताया गया है। इसका मात्रक होता है, ध्यान दीजिए, ओम सेकेंड, या फिर आपको बताया गया है ओम की जगह पे आप लिख सकते हैं वोल्ट सेकेंड। इसके अलावा बट्टे में हो जाएगा एम्पियर, और इसके अलावा L का मात्रक क्या होता है आपका हेनरी, जिसे हम लोग H से लिखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो हेनरी दिया गया है, ये हेनरी किसके बराबर होगा, हेनरी वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर ये जो है सही हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6400 एंगस्ट्रॉम है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी। आपको यहाँ पर जो है जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बतानी है। निर्वात में आपको तरंग दैर्ध्य दी गई है, इसे लिखते हैं लैम्डा नॉट से। इसका मान दिया गया है आपको 6400 एंगस्ट्रॉम, और आपको लैम्डा यानी कि ध्यान दें जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, तो इसे आप लिख सकते हैं लैम्डा W। तो फॉर्मूला होता है N बराबर लैम्डा नॉट बटे में हो जाएगा लैम्डा W। जब यहाँ से आप लैम्डा W का मान ज्ञात करेंगे तो N बटे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लैम्डा नॉट बटे में हो जाएगा N। लैम्डा नॉट का मान दिया गया है आपको 6400 बटे N का मान आपको दिया गया है 4/3। तो
तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4, बट्टे वाला 3 पलट के ऊपर आ जाएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आएगा 4 एकम 4, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 4 छंग 24, इसके बाद 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि लेमडा डब्ल्यू बराबर जब आप इसका गुणा करेंगे तो 16 48 होता है, इसके बाद 2 जीरो लग जाएंगे। यहाँ पर ये एंगस्ट्राम में दिया गया था इसलिए यहाँ पर भी ये एंगस्ट्राम में आ जाएगा। इसका मतलब जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आ गई 4800 एंगस्ट्राम, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोई एक तल दिया गया है, इधर का माध्यम जो है आपका वो सघन है, ये यहाँ पर सघन है और ये माध्यम यहाँ पर विरल है, इस पर खींचा गया ये अभिलंब हो गया। तो जब इस पर प्रकाश किरण आके इस प्रकार से टकराएगी यानी कि इस पर आपतित होगी तो ये होता है आपका आपतन कोण, इसे हम लोग लिखते हैं आई से, ये होता है आपका आपतन कोण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रकाश किरण जो है सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हटती है, ये आपका अभिलंब ये इससे दूर हटेगी तो ये किरण जो है इस प्रकार से चली जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर ये जो कोण बनता है ये बनता है 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री हो जाता है विरल माध्यम बना कोण तो इस समय जो आपतन कोण होता है ये आपका क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, यानी कि क्रांतिक कोण जो है आपतन कोण के बराबर हो जाएगा जब यहाँ पर विरल माध्यम में बना कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बताया गया है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा, यानी कि ये आपका यहाँ पर होता है अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि जब यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा तो उस समय आपका आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण के बराबर होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर किरण जो है सघन से विरल में जा रही है इसलिए अभिलंब से दूर हट गई, अगर यही किरण विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये भी आपको बताया गया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं आपको दी गई हैं 5D तथा -3D हैं संपर्क में रखे गए हैं, इनकी संयुक्त फोकस दूरी है। यहाँ पर दो लेंसों की आपको क्षमताएं दी गई, तो फार्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2। तो P बराबर P1 का मान रखेंगे, ये दिया गया आपको 5D, इसके बाद इसका मान आपको दिया गया है -3D, तो ये आ जाएगा P बराबर 2D यानी कि 2 डायोप्टर, ये आ गई क्षमता। अब ध्यान दीजिए फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है F बराबर 100 बट्टे यहाँ पर होता है P। इस समय यहाँ पर जो फोकस दूरी आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, अगर आप यहाँ पर 1/P यूज करेंगे तो यहाँ पर फोकस दूरी जो आती है वो मीटर में आती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बट्टे में P का आप मान रख देंगे यहाँ पर 2। इसके बाद जब इसको भाग करेंगे तो F बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10, 0 यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा फोकस दूरी जो आएगी आपकी किस में आएगी सेंटीमीटर में, कहीं कहीं पर यही फार्मूला आपको मिलेगा F बराबर 1/P, इसका मतलब वहाँ से जो फोकस दूरी आएगी वो फिर मीटर में आएगी, ये याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं r बराबर हैं तथा इसका अपवर्तनांक जो है n बराबर 1.5 हैं, लेंस की फोकस दूरी होगी। यहाँ पर आपको लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए बताया गया द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, तो यहाँ पर r1 बराबर हम लोग मान लेते हैं r और r2 बराबर हो जाएगा -r, यही आपको ध्यान रखना है। एक त्रिज्या आप यहाँ पर धनात्मक लेंगे और दूसरी त्रिज्या यहाँ पर जो है ऋणात्मक लेंगे, इतना होगा। इसके अलावा आपको अपवर्तनांक दिया गया है n बराबर 1.5, फार्मूला होता है 1/F बराबर n-1, इसके अलावा 1/r1 - 1/r2, ये फार्मूला होता है। तो 1/F बराबर n का मान लिखेंगे 1.5
-1, इसके बाद 1/R1 का मान हो जाएगा R, फिर -1/R2 का मान रखेंगे -R, तो ये प्लस हो जाएगा, ये इतना आ गया। यानी कि 1/F बराबर, इसको घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, गुणे हर बराबर है ये जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/R। इसका आप गुणा कर दीजिए तो 2 पंचे 10, इस प्रकार से एक अंक पर दशमलव लगा है, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, /R। इससे आप 1/R यानी कि ऐसा लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 1/F बराबर आ गया 1/R, यानी कि F बराबर आ जाएगा R। तो यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि जब एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान जो है वो आपतन कोण का आधा रहता है, तो अपवर्तन कोण का मान होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका अपवर्तन कोण है, यानी कि आप बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R बराबर ये आपतन कोण का आधा रहता है, यानी कि I/2 इतना हो जाएगा। अपवर्तन कोण जो होता है ये यहाँ पर आपतन कोण का आधा रह जाता है, तो आपको यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान जो है बताना है, और बताया गया है यहाँ पर कि अपवर्तनांक जो है n है। तो यहाँ से अगर आप आपतन कोण का मान ज्ञात करते हैं I, तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2R। इस प्रकार से इतना आया। अब यहाँ पर हम लोग स्नेल का नियम यूज करेंगे, n बराबर साइन I बट्टे साइन R, तो ये हो जाएगा फिर n बराबर साइन I का मान रख दीजिए, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा 2R बट्टे में आ जाएगा साइन R। यहाँ पर आप फार्मूला यूज करेंगे साइन 2R का, तो इसकी जगह पे हो जाएगा 2 साइन R इंटू में हो जाएगा कॉस R बट्टे में आ जाएगा साइन R, इतना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे ये जो है कैंसिल हो जाएगा, तो n ये 2 आप इधर लाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा और बराबर में हो जाएगा कॉस R। अगर आप यहाँ से R का मान ज्ञात करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जब R का मान ज्ञात करेंगे तो ये कॉस इधर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा n/2, इतना हुआ। तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर विकल्प में यहाँ पर ये दिया गया है कॉस इनवर्स n/2, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। R बराबर आया है कॉस इनवर्स n/2, कॉस इनवर्स n/2। कहीं कहीं पर आपको यही क्वेश्चन जो है गलत मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको देखना है, आपको ज्ञात करना है अपवर्तन कोण, तो यहाँ पर आपको निकालना है R, लेकिन कहीं कहीं पर इसी क्वेश्चन में वहाँ पर निकाल दिया गया है I। अगर आप I निकालेंगे तो ध्यान दीजिए कितना है 2R, इस जगह पर R का मान जब आप रख देंगे ये वाला, तो आपको यहाँ पर ये चौथा विकल्प मिल जाएगा। यानी कि अगर इसमें आपतन कोण पूछा गया होता तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही होता, लेकिन इसमें पूछा गया है अपवर्तन कोण, इसलिए यहाँ पर सही होगा आपका विकल्प नंबर बी, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो प्रिज्म कोण को हम लोग लिखते हैं a से, और इसके अलावा न्यूनतम विचलन कोण को लिखा जाता है Δm से। बताया गया है पर प्रत्येक a हो, यानी कि ये दोनों कुल मिला के आप मान सकते हैं बराबर, प्रिज्म कोण का मान a है और Δm का मान भी a है, और यहाँ पर आपसे अपवर्तनांक पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला होता है n बराबर साइन a प्लस Δm बट्टे 2, और बट्टे में होता है साइन a/2, तो ये हो जाएगा n बराबर साइन, यहाँ पर ध्यान दीजिए a, Δm की जगह पर भी लिखेंगे आप a, क्योंकि दोनों का मान a है, बट्टे में हो जाएगा 2, यहाँ पर आएगा साइन a/2, यहाँ पर हो जाएगा साइन, ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2a, और 2a से यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा केवल a, बट्टे में आ जाएगा साइन a/2। अब यहाँ पर जब आप फार्मूला लगाएंगे तो ये फार्मूला होता है 2 साइन a/2 इंटू होता है कॉस a/2, और बट्टे में हो जाएगा साइन a/2। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल होगा, यानी कि n बराबर आएगा यहाँ पर 2 कॉस
a/2 इतना आ गया यहाँ पर आपका अपवर्तनांक। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है विकल्प नंबर बी में 2 cos a/2, ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव प्रकाश की किस घटना से संबंधित है। तो रमन प्रभाव जो है आप लोग याद रखिएगा प्रकीर्णन, ये जो है प्रकीर्णन की घटना से आपका संबंधित है रमन प्रभाव, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि आकाश के नीले रंग का कारण है। तो आकाश का जो नीला रंग है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसके अलावा यदि लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है तथा डी दूरदर्शी अभिदृश्यक का व्यास है, तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा, तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा बराबर होता है 1.22 लैम्डा अपान डी, इतना होता है। ये विभेदन सीमा का सूत्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.22 लैम्डा अपान डी, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि यदि सूक्ष्मदर्शी में लाल रंग के प्रकाश को नीले रंग के प्रकाश में बदल दिया जाए तो विभेदन सीमा क्या होगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर अभी जो विभेदन सीमा का सूत्र बताया गया तो उसमें आपको बताया गया है 1.22 लैम्डा बाई डी होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाल रंग के प्रकाश को नीले रंग के प्रकाश में बदल दिया जाए। तो जब आप लाल रंग के प्रकाश को नीले रंग के प्रकाश में बदलेंगे तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और नीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उससे कम होती है, यानी कि यहाँ पर जो लैम्डा का मान होगा ये नीले प्रकाश के लिए कम हो जाएगा और इसका मान अगर कम हो जाएगा तो इसका मतलब विभेदन सीमा यहाँ पर क्या होगी, घट जाएगी। यहाँ पर विभेदन सीमा का मान क्या होगा, घट जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए तो यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन कि हमारी आंख की विभेदन सीमा है। तो आंख की विभेदन सीमा जो होती है वो 1 मिनट होती है। 1 मिनट, इससे हम लोग बोलते हैं 1 मिनट। यहाँ पर जो चिन्ह लगा है ये मिनट का है। तो आंख की विभेदन सीमा जो होती है वो 1 मिनट होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो यहाँ पर इसकी आवर्धन क्षमता जो होगी वो कम हो जाएगी। याद रखिएगा जब भी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ा दी जाएगी तो वहाँ पर आवर्धन क्षमता जो होगी इसकी कम हो जाएगी, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा होती है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है वो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की तुलना में 5000 गुनी होती है, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है नेत्र लेंस की प्रकृति होती है। नेत्र लेंस की प्रकृति जो होती है वो उत्तल यानी कि अभिसारी होती है। यहाँ पर याद रखिएगा नेत्र लेंस की प्रकृति जो होती है वो अभिसारी होती है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई तह का अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक जो है हमेशा तंतु के पदार्थ से कम होता है, यानी कि विकल्प नंबर बी सही होगा। याद रखिएगा कि प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर जो लेप किया जाता है उसका अपवर्तनांक जो है तंतु के पदार्थ के अपवर्तनांक से हमेशा कम होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तरंग का अभिलक्षण नहीं है। यहाँ पर दिया है तरंगदैर्घ्य, कला, आवृत्ति, माध्यम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए तरंगदैर्घ्य जो है तरंग का अभिलक्षण है, कला भी है, आवृत्ति भी है। यहाँ पर जो माध्यम दिया गया है ये तरंगों का अभिलक्षण नहीं होता है, यानी कि विकल्प नंबर डी सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए जब प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पर दिया गया है आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और चाल। और यहाँ पर बताया जा रहा है किरण पुंज जो है वायु से जल में प्रवेश करता है। तो वायु से जल में प्रवेश करता है तो वहाँ पर आवृत्ति जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पर दिया गया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। फिर लिखा है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी।
इसके लिए ध्यान दीजिए फार्मूला ये होता है n बराबर C/v, इतना होता है। n अपवर्तनांक होता है यानी कि 1.5। c यहाँ पर जो है प्रकाश की चाल होती है वायु में, यानी कि ये जो दिया गया है 3 गुणे 10⁸ v का मान आपको यहाँ से ज्ञात करना रहेगा, तो v इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10⁸ बटे में आ जाएगा 1.5, इतना हुआ। तो यहाँ पर अगर ये दशमलव कैंसिल करेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि अब अगर आप यहाँ पर इसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि ये हो जाएगा v बराबर 2 गुणे 10⁸, चाल है इसलिए मीटर प्रति सेकंड, ये इतना आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हीरे का अपवर्तनांक 2 है, हीरे में प्रकाश की चाल होगी। सेम क्वेश्चन है जैसे इसके पहले था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी फार्मूला यही लगेगा, n बराबर C/v। n यानी कि अपवर्तनांक आपको दिया गया है 2, c का मान यहाँ नहीं दिया गया, लेकिन प्रकाश की चाल जो है वायु में वो निश्चित होती है 3 गुणे 10⁸ बटे v का मान आपको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10⁸, ये v 2 बटे में आ जाएगा, तो v बराबर इससे आप भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इतना हुआ। लेकिन यहाँ पर जो सारे विकल्प दिए गए हैं वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में दिए गए हैं, तो इससे आप ऐसा लिखिए v बराबर 1.5 गुणे, जहाँ पर 10⁸ है, अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर 100 से गुणा होगा, यानी कि 10⁸ अब बन जाएगा 10⁸10, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 गुणे 10⁸10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश की चाल जो है जल में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो है यहाँ पर लाल रंग की होगी, ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक किसकी होगी, वो लाल रंग की होगी। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि व्यतिकरण की घटना का कारण है, तो व्यतिकरण की घटना का कारण जो है वो तीव्रता होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपको बताया गया जब भी समान आवृत्ति की 2 प्रगामी तरंगे एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो उस बिंदु पर तरंगों की परिणामी तीव्रता जो होती है वो समय के साथ स्थिर हो जाती है, लेकिन अलग अलग बिंदुओं पर तीव्रता जो है वो एकांतर क्रम में अधिकतम तथा न्यूनतम होती रहती है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, तीव्रता की हो रही है, यानी कि यही जो है व्यतिकरण का कारण होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है निम्न में से कौन कला संबद्ध स्रोत उत्पन्न करता है। तो बाई प्रिज्म जो होता है ये कला संबद्ध स्रोत उत्पन्न करता है, याद रखिएगा इसके बारे में। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न स्रोतों में से कौन सा सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश देता है। यहाँ पर दिया है मोमबत्ती, बल्ब, मरकरी ट्यूब, लेजर। तो लेजर जो है यहाँ पर ये एक वर्णीय प्रकाश देता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कि यदि व्यतिकरण करने वाली 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है तो व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं I1 बटे I2 बराबर आपको दिया गया है यहाँ पर 16/9, इतना। फॉर्मूला ध्यान दीजिए ये होता है I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप ऐसा लिख सकते हैं I1 बटे I2 बराबर, जब ये चिन्ह हटता है तो यहाँ पर हो जाएगा A1 स्क्वायर और बट्टे में हो जाएगा A2 स्क्वायर। I1 बट्टे I2 का मान रख दीजिए 16/9। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसे आप लिख सकते हैं A1 बट्टे A2 का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ से A1 बट्टे A2 ज्ञात करते हैं तो स्क्वायर हटेगा, इधर लग जाएगा अंडर रूट, यानी कि ये हो जाएगा 16/9। 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4, 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ से अब मान लीजिए, ध्यान दीजिए A1 बट्टे A2 बराबर आया 4/3, तो आप मान लीजिए यहाँ पर कि माना A1 बराबर आप मान लीजिए 4A और इसी प्रकार से A2 बराबर आप मान लीजिए 3A, इतना आप मान लीजिए।
अब ध्यान दीजिए फार्मूला होता है आई मैक्सिमम बट्टे आई मिनिमम बराबर होता है A1 प्लस A2 का स्क्वायर और बट्टे में होता है यहाँ पर A1 माइनस A2 का स्क्वायर। A1 का मान रखेंगे, ये हो जाएगा 4A प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3A का होल स्क्वायर बट्टे यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 4A माइनस 3A का होल स्क्वायर। यहाँ पर जुड़ेगा तो 4 3 हो जाएगा 7A। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 7 आएगा 49A स्क्वायर। इसका आप यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर। इससे ये भी कट जाएगा तो ये आ जाएगा 49/1 यानी कि आई मैक्स बटे आई मिनिमम का मान आया 49/1 यानी कि अनुपात हो जाएगा आपका 49:1 यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि यदि यंग के द्विक स्लिट व्यतिकरण प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दें तो फ्रिंजों की चौड़ाई हो जाएगी। फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है W बराबर D लेमडा बटे D। ये फार्मूला यूज किया जाता है। यहाँ पर जो बटे में स्मॉल d दिया गया है ये यहाँ पर स्लिटों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पर बताया गया कि स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए। जहाँ पर d है अगर इसकी जगह पर 3 गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा d लेमडा बटे 3d यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 1/3 हो जाएगा। इसके अलावा d लेमडा बटे d इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए W डैश बराबर 1/3 ये मान जो पहले दिया गया था वही यानी कि पहले की चौड़ाई का 1/3 गुना हो जाएगी। अब तो यहाँ पर पहला विकल्प यानी कि 1/3 गुनी ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है समपोषी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों में कलांतर। समपोषी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के बीच का कलांतर हमेशा 0 होता है यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए, उनके लिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है लैम्डा तरंग दैर्ध्य की दो एक वर्णी प्रकाश तरंगों के विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n+1 इंटू λ/2 यानी कि विकल्प नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है एकल स्लिट विवर्तन में यदि तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा स्लिट की चौड़ाई d हो तो मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई होती है 2λ/d। ये याद रखिएगा मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई होती है 2λ/d यानी कि विकल्प नंबर बी सही है। इसके बाद है वह घटना जो अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है होती है वह ध्रुवण होती है यानी कि ध्रुवण की घटना जो है अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा इतनी है n बराबर 3 ऊर्जा स्तर में इसकी ऊर्जा होगी। तो फॉर्मूला होता है E बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E बराबर ये हो जाएगा -13.6/n का मान कितना दिया गया है 3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर यानी कि E बराबर -13.6 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। 9 से जब इसको भाग करेंगे तो लगभग ये आएगा यहाँ पर 9 एकम 9 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 4 यानी कि 46 9 बचे 45 इसके बाद 1 बचेगा फिर 9 एकम 9 यानी कि 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ये जो है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए तभी यहाँ पर जो है हाइड्रोजन परमाणु को आयनित किया जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है 4 ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण में उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हुई 4 ऊर्जा स्तरों की। जैसे कि मान लीजिए ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा, इसके बाद तीसरा और फिर यहाँ पर दिया गया ये चौथा।
तो यहाँ पर ये 4 ऊर्जा स्तर जो है दिए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो संक्रमण होगा ये यहाँ पर चौथे से तीसरे में हो सकता है, इसके अलावा चौथे से दूसरे में हो सकता है, इसके अलावा चौथे से पहले में हो सकता है। इसी प्रकार तीसरे से दूसरे में हो सकता है और तीसरे से पहले में हो सकता है, इसके अलावा दूसरे से पहले में भी यहाँ पर संक्रमण हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको ये 4 ऊर्जा स्तर दिए गए थे, 1 2 3 4। तो इसमें ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए नाभिक की त्रिज्या की कोटि है, तो नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है 10⁻⁻15 मीटर, ये इसकी कोटि होती है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 कक्ष से n बराबर 4 कक्ष में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। यदि r रिडबर्ग नियतांक हो तो इसके संलग्न तरंग दैर्ध्य होगी। इसके लिए फार्मूला ध्यान दीजिए, फार्मूला होता है 1/λ बराबर होता है r, इसके बाद 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये होता है। तो 1/λ बराबर r, इसके बाद ध्यान दीजिए 1/ यहाँ पर n1 का मान लीजिए आप 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का मान लीजिए 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब इसके बाद ये हो जाएगा 1/λ बराबर r, यहाँ पर आएगा 1/4, ये आएगा 1/16। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे r, इसका लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा 16, ये होगा 4 चौक 16, 4 बार जा रहा है पर 4 से गुणा करके लिख दीजिए, माइनस 16 एकम 16, यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि 1/λ बराबर 4 से 1 घटाएंगे ये आएगा 3। इसके अलावा r बट्टे में आ गया 16, ये मान 1/λ का है। अगर आप यहाँ से लेमडा ज्ञात करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 16/3r इतना आएगा। तो 16/3r यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया, इसमें पूछा न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए a माइनस जेड यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो दिया गया 218, ये होता है आपका a माइनस 84 इतना दिया गया है, इसको आप घटा दीजिए, 8 से 4 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 है, इससे आप हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 से यहाँ पर घटेंगे 8 तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पर बचा 1 यानी कि 134, ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है प्रोटॉन का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कि क्षय के कारण तत्व परिवर्तित नहीं होता है, तो गामा किरण के क्षय के कारण जो है तत्व कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि विकल्प नंबर ए सही होगा। इसके बाद है एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में विभिन्न हैं परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, वे कहलाते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर द्रव्यमान में विभिन्न हैं परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, यानी कि द्रव्यमान जो है यहाँ पर अलग अलग हैं लेकिन समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं समस्थानिक, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी सही होगा। इनके द्रव्यमान जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा जो होती है वो 0 होती है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए दो नाभिकों के परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ध्यान दीजिए द्रव्यमान संख्या अलग है, इसका मतलब समस्थानिक कहलाएंगे, विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको बताया गया था कि द्रव्यमान अलग होंगे तो इसका मतलब वहाँ पर उन्हें बोला जाएगा समस्थानिक। यहाँ पर ध्यान दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है, तो आपका अल्फा कण जो होता है ये मूल कण नहीं होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ये सभी जो है मूल कण होते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फा कण जो है ये मूल कण नहीं होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है। पॉजिट्रॉन जो है केवल कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी में उत्सर्जित होता है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए
अगला है बीटा कणों की उत्पत्ति होती है। तो बीटा कणों की जो उत्पत्ति होती है वो नाभिक के न्यूट्रॉन क्षय से होती है, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है 1 AMU तुल्य ऊर्जा है। तो याद रखिएगा आप लोग 1 AMU बराबर होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना होता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक बोला जाता है। तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि विकल्प नंबर डी सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ तीव्र न्यूट्रॉनों के लिए सबसे अच्छा होता है। तो तीव्र न्यूट्रॉनों के लिए भारी जल जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारी जल जो है तीव्र न्यूट्रॉनों के लिए सबसे अच्छा होता है। इसके बाद अगला है अधिकतम बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किस नाभिक की होती है। तो यहाँ पर ये दिया गया सबसे अधिक द्रव्यमान संख्या इसकी दी गई, बाकी ध्यान दीजिए सभी की द्रव्यमान संख्या कम है, तो यहाँ पर इसकी द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक है नियान की, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रति न्यूक्लियन जो है बंधन ऊर्जा अधिकतम होगी, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है निम्नांकित में से सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन सा है। यहाँ पर दिया गया यूरेनियम 236, प्लूटोनियम 239, इसके अलावा नेप्ट्यूनियम दिया गया है 239, थोरियम। तो याद रखिएगा प्लूटोनियम 239 ये जो है सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है सूर्य पर तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो सूर्य पर जो भी तत्व होते हैं वो सभी प्लाज्मा की अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है हीलियम नाभिक में कौन नहीं है, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 न्यूक्लियन। तो हीलियम नाभिक में जो है 2 प्रोटॉन नहीं होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा कि हीलियम नाभिक में 2 प्रोटॉन जो है नहीं होते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर युग्म उत्पादन घटना का अर्थ है, युग्म उत्पादन में जो है यहाँ पर इसका जो पहला विकल्प दिया गया है गामा किरण के 1 इलेक्ट्रॉन तथा 1 पॉजिट्रॉन का उत्पादन होता है, यानी कि युग्म उत्पादन में एक मूल कण और उसके साथ एक प्रतिकण की उत्पत्ति होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। जब भी गामा किरण फोटॉन जो है किसी पदार्थ से टकराएगा तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक मूल कण यानी कि पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है, तो इसका विकल्प नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा होती है। गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जब आपको थ्योरी पढ़ाई गई थी तो उसमें यहाँ पर जो है इसका निगमन भी बताया गया है कि युग्म उत्पादन में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन निकलता है, जिसके लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये सिद्ध करने के लिए भी आता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय बल की प्रकृति है विद्युतीय, चुंबकीय, गुरुत्वीय, विनिमय। तो नाभिकीय बल जो होते हैं वो विनिमय होते हैं, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, वह कण जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होता है आपका अल्फा कण, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल व्यवहार करता है। तो परम शून्य ताप पर याद रखिएगा कि जो चालन बैंड होता है वो पूर्णतः खाली होता है, इसलिए यहाँ पर जो भी पदार्थ है वो अचालक की भांति व्यवहार करता है। इसका मतलब इसका विकल्प नंबर बी यानी कि पूर्ण अचालक की भांति, ये आप लोग याद रखिएगा कि परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल जो होगा वो जो है पूर्ण अचालक की भांति कार्य करेगा, क्योंकि इस स्थिति में जो है यहाँ पर जो चालन बैंड होता है वो पूर्णतः खाली होता है, इसलिए यहाँ पर वो जो है पूर्ण अचालक या फिर बोल सकते हैं कुचालक की भांति जो है कार्य करता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है पी टाइप चालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में थोड़ा अपद्रव्य मिलाया जाता है। अपद्रव्य की संयोजकता होती है 3, याद रखिएगा। पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए 3 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया जाता है, जिसकी संयोजकता जो है 3 होती है। और अगर एन टाइप अर्धचालक की बात होगी तो इन्हें प्राप्त करने के लिए जो है 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया जाएगा। तो यहाँ पर बात हुई है पी टाइप अर्धचालक की, इसका मतलब संयोजकता कितनी होगी 3, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है पी टाइप
का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला द्रव्य भी आपको बताया गया जिसकी संयोजकता 3 होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम, इसकी संयोजकता जो है 3 होती है। तो विकल्प नंबर सी सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, एन टाइप का अर्धचालक वैद्युत रूप से होता है। यहाँ पर दिया गया धनावेशित, उदासीन, ऋणावेशित, इनमें से कोई नहीं। तो एन टाइप का जो अर्धचालक होता है ये वैद्युत रूप से उदासीन होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल यानी कि कोटर होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, होल या फिर इन्हें बोला जाता है कोटर। और याद रखिएगा यहाँ पर बात हुई है अल्पसंख्यक आवेशवाहक की। अगर यहाँ पर बहुसंख्यक आवेशवाहक पूछा जाता तो यहाँ पर पहला विकल्प यानी कि इलेक्ट्रॉन सही होता है, ये भी याद रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये दिया गया होता कि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, तो बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक आवेशवाहक की बात होगी तो वहाँ पर होल या फिर आप बोल सकते हैं कोटर। इसके बाद अगला यहाँ पर पी एन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों उपस्थित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों जो है अवक्षय परत में उपस्थित होते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि जिस ट्रांजिस्टर विन्यास में वोल्टेज धारा अधिकतम होता है वह होता है उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ संग्राहक, सभी में समान। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर बी दिया गया है उभयनिष्ठ उत्सर्जक, इसमें जो है वोल्टेज लाभ हमेशा अधिकतम होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है पीएनपी या फिर एनपीएन, ट्रांजिस्टर के आधार से धारा प्रवाह होता है। आधार से धारा प्रवाह के लिए जो है इलेक्ट्रॉन आवश्यक होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन द्वारा जो है आधार से धारा प्रवाहित होती है। जब आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ाया गया था तो वहाँ पर इसकी कार्यविधि में बताया गया था कि यहाँ पर जो है आधार से धारा प्रवाह का कारण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन द्वारा धारा प्रवाहित होती है। इसके बाद ध्यान दीजिए एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। परिपथ में धारा प्राप्त होती है। यदि बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाए तो परिपथ की धारा जो है लगभग शून्य हो जाती है। डिवाइस यानी कि युक्ति हो सकती है, ऐसा होता है पीएन संधि डायोड में। तो यहाँ पर आपको कहीं दिया गया पीएन संधि डायोड यानी कि विकल्प नंबर डी ये सही होगा, याद रखिएगा। पीएन संधि डायोड में अगर यहाँ पर ध्रुवता उलट दी जाएगी तो परिपथ की धारा जो होती है वो लगभग शून्य हो जाती है। इसके बाद ध्यान दीजिए पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है। यदि संधि डायोड यहाँ पर लिखा है अग्र अभिनत में हो, उत्क्रम अभिनत में हो, अन्य अभिनत में हो या फिर इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा जब यहाँ पर पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में होता है तो उस स्थिति में विसरण धारा का मान अनुगमन धारा से अधिक होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि अग्र अभिनत में पीएन संधि डायोड में विसरण धारा का मान जो होता है वो अनुगमन धारा से अधिक होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक पर लगाया गया तीर यानी कि संकेत करता है। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, धनात्मक उल्टा बिंदु, धनात्मक धारा प्रवाह की दिशा में संकेत करता है, यानी कि इसका विकल्प नंबर सी ये जो दिया गया है ये यहाँ पर सही होगा। याद रखिएगा ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक पर लगाया गया तीर जो होता है वो यहाँ पर धनात्मक धारा प्रवाह की दिशा की ओर संकेत करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो आपको जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें जो है बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा